लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है आपका MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जिस तरह से आपके एग्जाम में MS वर्ड का एक बहुत अहम रोल है, सेम टू सेम उसी प्रकार से या मैं कहूं उतना ही बराबर रोल MS एक्सेल का भी है। यानी कि अगर आपने ओवरऑल अपने पेपर के लिए MS वर्ड, MS एक्सेल, शॉर्टकट कीज अगर ये तीन चीजें कर ली तो यकीन मानो 15 सवाल तो आप वैसे ही कर जाओगे, बाकी पूरे कंप्यूटर को एक तरफ कर दो तो भी ठीक है। तो बिल्कुल सभी दोस्त इस टॉपिक्स की क्या इंपॉर्टेंस को समझेंगे और बहुत खूबसूरती के साथ इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इन टॉपिक्स में कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सब कुछ समझने वाला है। मानिए जैसे आप कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, है ना, तो जो आपको कंप्यूटर चलाने के लिए मिलता है तो वहां पर भी आपको वो चीजें नहीं बताई जाती, उतना बेसिक से लेकर के मैं चलता हूं, है ना, और चलूंगा भी। तो आपको कोशिश यही करनी है, नंबर ऑफ क्लासेस पर नहीं जाना। एक्चुअल में होता क्या है कि आप ये देखते हो कि सर ने तो MS वर्ड की 10 क्लास करा दी, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर जो डेटा था वो 10 जितना था ही नहीं, वो छोटी छोटी बातें थी जिन्हें लिखना पड़ा, जिससे कि आप भविष्य में भूल ना जाओ, इसलिए ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से बहुत खूबसूरती के साथ हम अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे आज की क्लास में। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बता दें कैसे हैं आप सब। बिल्कुल जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को जुड़ जाएं, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूं, है ना। आप सभी की दुआएं हैं, मैं एकदम परफेक्ट हूं। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी के लिए एक यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि देखिए, संघर्ष ही वह प्रयास है जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें नए ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यानी कि यदि किसी इंसान के जीवन में बिल्कुल भी संघर्ष ना हो तो ना तो वो कुछ नया सीखेगा, ना वो कुछ नया कर पाएगा। आप अपने आप को यहाँ पर रखकर देखिए, यदि आपके घर पे मर्सिडीज कार हो, BMW हो, ऑडी हो, आपके यहाँ खूब सारे नौकर चाकर लगे हों, आपके बेड पे ही सुबह उठते ही नाश्ता आ जाता हो, आपको कोई पैसे की कमी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, तो क्या आप कुछ भी नया सीखने का प्रयास करेंगे? आपके घर पे 10 बॉडीगार्ड हैं तो क्या आप जिम जाने की सोचेंगे? आप कहोगे मुझे बचाने के लिए तो यही मैं क्यों ही करूं, है ना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो सब अचानक से चला गया, फिर इंसान क्या करेगा? लेकिन अगर जो हम जैसे लोग होते हैं, जो आप जैसे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनकी लाइफ में संघर्ष आते ही इसलिए हैं कि जैसे वो हैं उससे उन्हें काफी ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। वो संघर्ष ही हमें मोटिवेट करते हैं कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मम्मी मेरी जो साल में एक साड़ी भी नहीं खरीदती हैं, उन्हें मैं साड़ी नहीं दे पाऊंगा, गाड़ी में नहीं बैठा पाऊंगा, किराए के घर में रहते हैं तो अपना खुद का घर नहीं ले पाएंगे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो ये चीजें क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसे क्या है, अपनी अपनी ये लाइफ का एक हिस्सा है, इसे बहुत ज्यादा परेशान ना होकर के इसे निकलने के लिए बस प्रयासरत रहिए, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कि MS एक्सेल होता क्या है ना। सबसे पहली बात आती है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका प्रयोग क्या है, ये क्या चीज है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्सएप क्या है तो आप कहेंगे व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल उसी प्रकार से MS एक्सेल एक हार्डवेयर है या एक सॉफ्टवेयर है, बताओ मुझे। MS एक्सेल जो है हमारा, ये एक हार्डवेयर का नाम है या एक सॉफ्टवेयर का नाम है? तो आप कहेंगे कि भैया जो MS एक्सेल है ये एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को तो हम देख और छू दोनों सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं, और क्योंकि MS एक्सेल हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होता है तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये सॉफ्टवेयर है, जैसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। पहली बात क्लियर हो गई, ओके। दूसरी बात देखेंगे, MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। जी बिल्कुल, हमने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, इस प्रकार के क्या है कि एक MS ऑफिस का पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो उनमें एक MS एक्सेल भी शामिल है, यानी कि MS एक्सेल MS ऑफिस का ही एक हिस्सा है, ठीक है जी। MS एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट या वर्कशीट प्रोग्राम है।
अब बात आती है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स वे होते हैं जिनमें हम डेटा को फिल करते हैं, यानी कि जिनमें कॉलम और रो के माध्यम से आपकी सेल बनी होती है छोटी छोटी, और जिनमें बड़े बड़े डेटा को स्टोर किया जाता है, वे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि शब्दों का जितना भी टाइपिंग से संबंधित काम था मैक्सिमम वाला, वो एमएस वर्ड में होगा, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होगा। वैसे ही स्प्रेडशीट होते हैं, तो एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्प्रेडशीट, वर्कशीट, टेबल, चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो एमएस एक्सेल है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो एमएस एक्सेल है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्प्रेडशीट, वर्कशीट, टेबल, चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो यहां तक कोई समस्या। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, टेबल आदि बनाने के लिए किया जाता है। यहां तक कोई किसी प्रकार की समस्या है क्या, बताएंगे एक बार, बताओ जल्दी से। यहां तक की बातें क्लियर है, बताएंगे एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है या सवाल है, आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछें। यहाँ आप बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट ना करें, यदि आप करेंगे तो आपको मजबूरन ब्लॉक करना पड़ जाएगा, क्योंकि डिस्टर्ब होती है क्लास। ठीक है, और किसी एक दो बच्चे की वजह से हम हजारों बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कोई भी किसी भी प्रकार के किसी कमेंट को कॉपी पेस्ट बार बार ना करें। ठीक है, चलिए अगर आपका डाउट है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो, रिप्लाई मिलता है और मिलेगा अगर आपका सवाल जेन्युइन होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ जाए अब हम। चलिए, तो यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर है। इसके बाद बात आती है कि लिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जैसे एक सवाल मैंने आपको दिखाया था एमएस वर्ड में कि दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वहां पर एमएस वर्ड दिया, वर्ड पैड दिया, नोटपैड दिया और एक पावर पॉइंट दे दिया, तो आप कहेंगे पावर पॉइंट नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट में टाइपिंग से संबंधित ज्यादा काम नहीं किया जाता। ऐसे ही एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कुछ लाइन है, कुछ क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कुछ लिस्ट है। तो आप देखेंगे कि जो काम एमएस एक्सेल में होता है वैसा ही काम जॉट फॉर्म्स टेबल में भी हो सकता है, एप्पल नंबर्स नाम के सॉफ्टवेयर में होता है, गूगल सीट में भी होता है, इधर काल्क, स्मार्ट सीट, सीक टेबल, स्टैक बाई, ओपन ऑफिस काल्क, लिब्रे ऑफिस, जोहो सीट, लोटस, क्विप, ये हमारे क्या है, ये हमारे जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये सभी के सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। आपसे चार ऑप्शन दे देगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है या कौन सा नहीं है। तो तीन आपको ऑप्शन इसमें से मिलेंगे, एक कुछ अलग मिल जाएगा। और ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि जो एक और ऑप्शन होता है वो बहुत ही आसान दिया रहता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। बात आती है कि ठीक है स्प्रेडशीट एक्सेल, लेकिन इसका प्रयोग होता क्या है, हम इसका यूज करते क्यों है। तो एक चीज समझो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, बिल्कुल नॉर्मल उदाहरण दे करके, मान लो कि आप किसी स्कूल में हो, या आपकी आपकी जैसे होता है ना कि स्कूल में क्लर्क होते हैं, है ना, तो आपकी जॉब लगी जहाँ पे फीस आप अपने स्कूल में जब पढ़े होंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो जब आप फीस जमा करने जाते हैं तो वहां पर जो कंप्यूटर पे भैया बैठते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं आपका, उनके पास एक एक्सेल की सीट होती है ना। यानी कि अगर बहुत बड़ा डेटा कैसा भी मेंटेन करना है, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, या कहीं पर भी, तो हमें एमएस एक्सेल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो मेरे ऑफिस में 5,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, है ना, मान लो हमारे ऑफिस में 5,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब उन 5,000 एम्प्लॉयज की मुझे डिटेल सेव करके रखनी है कि उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी मम्मी का नाम क्या है, उनकी बीबी का नाम क्या है, उनके बच्चों का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका फोन नंबर क्या है, उनका पैन कार्ड नंबर क्या है, उनका आधार कार्ड नंबर क्या है, उनकी अकाउंट नंबर क्या है। इस प्रकार की कुछ डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए हर किसी की। तो अब मैं सबकी अलग अलग लिखूंगा, कॉपी पे तो लिख तो लूंगा, लेकिन जब मैं अगर कह दूं 5,000 में से फलाने की वो लेके आओ जानकारी, तो नहीं ढूंढ पाएंगे हम रजिस्टर पलटते रह जाएंगे। लेकिन यही काम अगर हम एमएस एक्सेल में करते हैं तो विद इन 1 से 2 सेकंड आप उस डिटेल को सर्च कर सकते हैं। तो जो बड़े बड़े इस प्रकार के डेटा होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं, पहली चीज। ठीक है,
और भी कहां कहां इसका प्रयोग करते हैं तो समझेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर एमएस एक्सेल का प्रयोग डेटाबेस तैयार करने में किया जाता है, डेटा को व्यवस्थित करने में किया जाता है ना। जैसे मैंने आपको बताया जो भी डिटेल थी ये क्या है, ये डेटा ही तो है। तो डेटा को व्यवस्थित, उसे ऑर्गेनाइज करने में, उसे सही तरीके से सेट करने में किया जाता है, ठीक है। डेटा को तैयार करने के लिए किया जाता है, ओके। डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, डेटा का एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों का जब पेपर होगा तो आप लोग अंकित सर से एक डिमांड करते हैं कि सर हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, है ना। जैसे आपने इससे पहले एसएसजीडी का पेपर दिया होगा, आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया होगा, आपने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया होगा। तो जो बच्चे अब से पहले कोई पेपर दे चुके हैं तो आपको पता है कि अंकित सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लाते हैं, और वो किस आधार पे होती है, वो होती है जो आपसे गूगल फॉर्म में डेटा भरवाया जाता है उस आधार पे। तो जो आप लोग डेटा भरते हो, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपके कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, इस प्रकार की डिटेल हम आपसे ले लेते हैं। अब 50,000 लोगों का डेटा आ गया, उस 50,000 लोगों के डेटा को कैसे हम फिल्टर करेंगे, कैसे हम एनालाइज करेंगे कि बताओ 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 23 की फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का एवरेज कितना आ रहा है। इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो नॉर्मली कर पाना संभव नहीं है। तो वो सभी चीजें कहां होती हैं, वो सभी चीजें आपकी एमएस एक्सेल के थ्रू करते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखो बालकृष्ण पारीक जी हैं, वो कह रहे हैं मेरा भाई सर आपकी वजह से जॉब लगा है पिछली साल दिल्ली पुलिस में। बहुत बढ़िया भाई, है ना, अच्छा लगा सुनकर के, और आप भी लगेंगे, बाकी जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं साथ में वो भी लगेंगे यदि वो भी शिद्दत से मेहनत करेंगे तो, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप देखोगे कि जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे वही सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपके साथ ही जो पढ़ रहे हैं वही कहेंगे इनको पढ़ाओ तो कछु ना आयो, क्योंकि आपने उस तरह से पढ़ा ही नहीं, है ना। टीचर वही है, किसी को भैया क्या है, किसी को जो पढ़ गया उसकी नौकरी लग जाएगी उसके लिए अच्छे, जिसकी नहीं लगी उसके लिए बुरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। डेटा को एनालाइज करने में, डेटा एंट्री करने में, अब मान लो कोई नया एम्प्लॉय आ गया तो उसकी एंट्री कर दी इसमें, कैलकुलेशन करने में, है ना। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कैलकुलेट करना है एवरेज कितना आएगा या नहीं आएगा, या फिर हम मान लो मैं किसी शॉपिंग मॉल में जॉब करता हूं, अब शॉपिंग मॉल में किस चीज का कितना प्राइस बन रहा है, इस तरह से मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन, एक्सेल के बहुत सारे काम हैं आपके, ठीक है। तो उसके लिए, और डेटा का ग्राफ तैयार करने में, मान लो आपने मुझसे कहा कि आपका जो पेपर है, मैं मान के चलता हूं कि आपके लिए, जैसे एनटीपीसी को मान लेते हैं, ठीक है। एनटीपीसी का भी फॉर्म आए हुए हैं। अब मैंने आपसे कहा कि जो एनटीपीसी का पेपर होता है उसमें क्या है, उस एनटीपीसी के पेपर में 30 क्वेश्चन तो आते हैं, किसके, 30 क्वेश्चन आते हैं एमएस एक्सेल के, 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनाया, देखना। हमने यहां पर इस तरह से कुछ ग्राफ बना दिया, मान लो 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन हमारे किसके, मान लो जीएस के। ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है। बाकी अब अगर आप इसी बात को ऐसे नॉर्मली लिखते तो उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी है इस ग्राफ में लग रही है। तो ये ग्राफ भी किसके जरिए हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो ये ग्राफ भी हम यहाँ पर एमएस एक्सेल में ही बनाते हैं। तो ये कुछ काम होते हैं एमएस एक्सेल के, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वही सब जानकारी लिखी है जो मैंने बताई। डेटा एंट्री स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, है ना, बिजनेस डेटा कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए, इन सभी कामों के लिए हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो चार्ट वगैरह होते हैं ये हम किसके जरिए बनाते हैं, एक्सेल के जरिए ही बना रहे होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है एमएस एक्सेल के वर्जन की, है ना, कि जैसे सबसे पहला वर्जन कब आया, एक ये सवाल पूछा जाता है, और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो हम उसे भी देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे एमएस एक्सेल का सबसे पहला वर्जन कब आया, वर्जन 1 कब आया,
तो याद रखिएगा 1985। कब आया था? 1985 में आया था। एमएस एक्सेल का पहला वर्जन किस वर्ष आया? तो वो 1985 में आया। ठीक है, इसके बाद और भी वर्जन आए लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एमएस एक्सेल का जो 2003 में वर्जन चलता था वो 11वां वर्जन था। कौन सा था? 11वां। इसके बाद एम एस एक्सेल 2007 में जो आया था आपका, 2007 के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो 12वां वर्जन था। और एम एस एक्सेल 2007 से ही कुछ बदलाव हुए, जैसे कि एक्सटेंशन नेम बदल दिए गए, फॉन्ट का साइज बदल दिया गया, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट बदल दिया गया, और भी कुछ बदलाव यहां पर हमारे हुए थे, है ना। रो और कॉलम की संख्या में भी बदलाव हो गया। ठीक है, एक एम एस एक्सेल 2010 14वां वर्जन। अब आप कहेंगे सर 12 के बाद डायरेक्ट 14, 13 कहां चला गया? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल का वह कौन सा वर्जन है जो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। तो याद रखना कि एमएस एक्सेल का जो 13वां वर्जन है वो कभी लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था, जैसे आप और हम मानते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वैसे ही 13 नंबर को वो अनलकी मानते हैं अंग्रेज, मतलब जो भी आपके विदेशी थे, इसलिए उन्होंने 13वां वर्जन लॉन्च ही नहीं किया, डायरेक्ट 14वां किया। तो एक ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। बाकी 2013 में 2013 एमएस एक्सेल 2013, 2016, 2019, 2021 इस तरह से आपके वर्जन आए। प्रेजेंट में 18वां वर्जन चल रहा है। एक्सटेंशन नेम जो हुआ करता था 2003 तक एमएस एक्सेल का, वो डॉट एक्सएल एस हुआ करता था। और 2003 के बाद, यानी कि चाहे तो आपसे एमएस एक्सेल 365 पूछ ले, चाहे आपसे एमएस एक्सेल 2007 पूछ ले, चाहे आपसे एमएस एक्सेल 2010 पूछ ले, चाहे आपसे एमएस एक्सेल 2013 पूछ ले, चाहे आपसे एमएस एक्सेल 2016 पूछ ले, चाहे आपसे एमएस एक्सेल 2019 पूछ ले, या 2021 पूछ ले, या सिर्फ एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन पूछ ले, तो अब आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉट एक्सएलएसएक्स। क्या रहेगा? डॉट एक्सएलएसएक्स। ये हमारे एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन करेगा कि 2003, है ना, लेकिन अगर स्पेशली मेंशन करेगा कि 2003वां वर्जन कौन सा था, 2003 में एक्सटेंशन क्या था, तो हम डॉट एक्सएलएसएक्स लगाएंगे, डॉट एक्सएलएस लगाएंगे। क्लियर है यहां तक? बताओ एक बार जल्दी से, क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर है? अगर हैं तो आप मुझे कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, चलो। यहां तक की बातें सभी दोस्तों को समझ में आ गई। एमएस एक्सेल किस लिए होता है, कौन कौन से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, और आपका इसका प्रयोग किस में किया जाता है, और बाकी इसके वर्जन को हमने जान लिया। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं, ये तो इसकी भूतकाल की बातें हो गई। अब हम आते हैं कि एमएस एक्सेल को चालू कैसे करते हैं। एमएस एक्सेल चालू कैसे होता है, चालू होने के बाद दिखता कैसा है, दिखने के बाद किस चीज को क्या कहा जाता है, उस बात पर आएंगे। ठीक है, अब ये हमने इसके पीछे की बातें कर ली। अब हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, एमएस एक्सेल को ओपन कैसे किया जा सकता है, तो आप देखेंगे बाय रन कमांड, यानी कि रन कमांड के माध्यम से। रन कमांड क्या होता है जी, कि जब आप विंडो प्लस आर बटन दबाते हैं तो एक बॉक्स खुल करके आता है जिसे हम रन कमांड डायलॉग बॉक्स कहते हैं, और उसके अंदर हमें एक कमांड देनी होती है, और जो कमांड हम देंगे उस कमांड को दे करके एंटर करके वो एक्सेल खुल जाएगा हमारा एप्लीकेशन। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए यदि हमें कोई कमांड देनी है ना, यदि हमें एक्सेल एमएस एक्सेल को पढ़कर कोई कमांड, सॉरी, एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए कोई कमांड देनी है, तो वो कमांड कौन सी होगी? तो आपको सिंपल एक्सेल ही लिख देना है। आपको सिंपल एक्सेल ही लिख देना है और कुछ भी नहीं लिखना। यानी कि जैसे होता क्या है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सिर्फ वर्ड नहीं लिख सकते, वहां पर हमें विन वर्ड लिखना होता है, लेकिन एक्सेल में आप ओनली एक्सेल लिख करके कर सकते हो। आप यहाँ पर एमएस एक्सेल लिखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखो, नहीं खुलेगा, लेकिन सिर्फ एक्सेल लिख दोगे तो खुल जाएगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, स्टार्ट बटन पर जाओ, ऑल प्रोग्राम में जाओ, ऑफिस में जाओ, एक्सेल को ढूंढो। तीसरा तरीका, टास्क बार में जाओ और एक्सेल को ढूंढो, है ना। चौथा तरीका, आप बाहर ला के रख सकते हैं। ये सिंपल है। नॉर्मली जो आपसे पूछा जाता है वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि रन कमांड के माध्यम से एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो हम एक्सेल का प्रयोग करेंगे, है ना। चलो, अब मान लो कि हमने यहां पर ओपन कर ली। अब देखो, मैंने यहां पर आपके सामने
स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, यहाँ मुझे एक्सेल मिला, मैंने एक्सेल पर क्लिक कर दिया और ये हमारे सामने एमएस एक्सेल हो गया जी ओपन। क्या हो गया? हमारे यहाँ पर एमएस एक्सेल हो चुका है ओपन। ठीक है, चलो अब जब ये एमएस एक्सेल ओपन हुआ तो कुछ इस प्रकार से खुला, हमारे सामने दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब इसमें जो सबसे ऊपर की पट्टी है इस एमएस एक्सेल में, देखो चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे वर्ड हो, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, उसके सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार ही कहलाएगी ऑलवेज, है ना। तो इसकी ऊपर की पट्टी बिल्कुल सेम है एमएस वर्ड की तरह ही, मान लो, है ना। तो एमएस वर्ड में सबसे ऊपर की पट्टी कौन सी हुआ करती थी, बताएंगे एक बार? तो हम कहेंगे वो है आपकी कौन सी, एमएस, सॉरी, सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है वो होती है टाइटल बार। कौन सी होती है? तो वो होती है जी आपकी टाइटल बार। ये वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये होती है क्या, ये होती है टाइटल बार। टाइटल बार के बाईं ओर क्या मौजूद होता है? तो हम कहेंगे टाइटल बार के बाईं ओर क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होता है, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होता है, जिसके अंदर हमें यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, अंडू, रीडू और सेव, तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। इसके राइट साइड में यहाँ पर हमारे विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं, जिससे हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज कर सकते हैं। और टाइटल बार के बीचों बीच में हमें उस सॉफ्टवेयर का नाम यानी कि एक्सेल का नाम और उस फाइल को किस नाम से सेव किया गया है यह देखने के लिए मिलता है। तो यही सब तो एमएस वर्ड में था। एमएस वर्ड में क्या था, सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार, टाइटल बार के बाईं ओर हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा जिसमें अंडू, रीडू, सेव ऑप्शन मिलते हैं। वह इसके राइट एंड में विंडोज कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज मिलते हैं। टाइटल बार के बीचों बीच में एप्लीकेशन का नाम, यानी कि अगर एमएस वर्ड है तो एमएस वर्ड, एक्सेल है तो एक्सेल, और साथ में उस फाइल का नाम, जिस नाम से उस फाइल को सेव किया गया है वो हमें मिलता है। तो टाइटल बार क्लियर है आपका, ठीक है, टाइटल बार। इसके ठीक नीचे, टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार या मेन्यू टैब होता है, जिसमें हमें फाइल, होम, इंसर्ट इस प्रकार के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। कौन से ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं? तो हम कहेंगे जिसमें हमें देखो सबसे ऊपर क्या है आपका, टाइटल बार है, दिख रहा है आप सभी को। ये देखो बुक वन एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल बार है। इस टाइटल बार के ठीक नीचे, इस टाइटल बार के ठीक नीचे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा क्या, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। तो ये क्या है, ये हमारा मेन्यू बार है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है ना। चलेंगे, एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, और इसके नीचे हमारी रिबन होती है क्या, ये हमारी पूरी रिबन होती है। अब इन्हीं सब चीजों को यहां से समझ लो, वहां पे ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा तो यहां से समझो। ये हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो गया, दिखाई दे रहा है आप सभी को, बिल्कुल। तो इस एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार है, यहां पर आपका क्विक एक्सेस टूल बार होगा, ओके। इसके ठीक नीचे क्या है हमारे, यहां पर हमारा फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये मेन्यू बार हो गया। ये हमारी नीचे की पूरी रिबन हो गई, है ना। ये हमारी एक नई चीज मिलती है जिसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। कौन सा? तो जो ये वाला बॉक्स है आपका, इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? इसे आपका फॉर्मूला बार कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर फॉर्मूला बार के बाईं ओर आपको एक नेम बॉक्स देखने के लिए मिलता है। कौन सा बॉक्स है जी? तो ये आपका एक नेम बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो, इसके बाद पूरा एमएस एक्सेल हमारा जो बना होता है या जो बटा होता है वो कॉलम और रो में बटा होता है। अब कॉलम और रो होती क्या है, तो पहले इसे समझो कि ये तो हो गया। इसके बाद यहां पर सीट टैब होते हैं, जैसे एमएस वर्ड में पेज होते हैं ना, पेज 1, पेज 2, पेज 3, वैसे ही एमएस एक्सेल में सीट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो ये तो सीट टैब हो गई।
और इसके ठीक नीचे स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के दाईं ओर हमें वही जूम का स्लाइडर और व्यू बटन देखने के लिए मिलते हैं जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ी थी। सभी बात समझ में आ गई। राइट साइड में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, स्क्रॉल बार भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ये आपके सामने एमएस एक्सेल खुला है। इस एमएस एक्सेल के टैब बटन, टैब मेन्यू कह सकते हैं, मेन्यू बार कह सकते हैं, फिर रिबन, फिर उसके नीचे हमें फॉर्मूला बार देखने के लिए मिल गया। उसके बाईं ओर नेम बॉक्स है, यहाँ पर सीट टैब है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 ऐसे नए नए पेज ले सकते हैं। और उसके नीचे स्टेटस बार है, स्टेटस बार में वही राइट साइड में जूम स्लाइडर और व्यू बटन देखने के लिए मिलते हैं। तो बात क्लियर है यहां तक, बताएं एक बार, सभी दोस्त बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, बताएंगे एक बार। चलिए ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। रो और कॉलम क्या होता है, ये वही चीज है जो मैंने वहां पर आपको समझाई। इसे आप पीडीएफ से देख सकते हो, है ना। बात आती है कि एमएस एक्सेल जो बना होता है हमारा, वो रो और कॉलम से मिलकर के बनता है। किससे? वो रो, कॉलम और सेल, ये तीन चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी एमएस एक्सेल में। तो रो कैसी होती है, कॉलम कैसी होती है, सेल कौन से होते हैं? तो जो इस प्रकार की लाइनें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ऐसी वाली, ये तो रो होती हैं। ठीक है, जो इस प्रकार की लाइन आपको देखने के लिए मिलती हैं, ये कॉलम होते हैं। ठीक है, और ठीक है, चलो अब बात आती है सेल क्या है। तो ये हो गया कॉलम और ये हो गई रो। तो कॉलम और रो के मिलने पर जो बॉक्स बनता है, इसे सेल कहते हैं। कॉलम और रो के मिलने से जो छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं, इसे सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके जानेंगे। वर्कबुक, अब एक शब्द होता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है ना। तो हम देखेंगे यह एक एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर कई वर्कशीट होती हैं जिनमें डेटा स्टोर किया जाता है। यानी कि देखो, मैं कहूं डॉक्यूमेंट क्या है, तो एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसे डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर पेज होते हैं। ऐसे ही एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है, और उसके अंदर जो पेज होते हैं उन्हें वर्कशीट कहा जाता है, जिनका नाम सीट 1 सीट 2 सीट 3 होता है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे क्या कहा जाएगा, वर्कबुक कहा जाता है ना। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, यानी कि जो वर्कबुक है वो वर्कशीट या स्प्रेडशीट का कलेक्शन होता है। अगर मैं आपसे कहूं डॉक्यूमेंट क्या है, तो डॉक्यूमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड की फाइल के अंदर पेज होते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं प्रेजेंटेशन क्या है, तो प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, क्योंकि उसके अंदर स्लाइड होती है। जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो अभी आपको यहां पर बात समझ में आई, वर्कबुक क्या है। जैसे सीट 1 सीट 2 सीट 3, तो बहुत सारी सीट और सीटों का क्या है, कलेक्शन ही हमारा वर्कबुक होता है। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी। एमएस एक्सेल में किसी फाइल का डिफॉल्ट रूप से जो नाम होता है वो बुक 1 होता है। क्या होता है जी, बुक 1। यदि मैं आपसे पूछूं एमएस वर्ड में जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और हम उस फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते, तब तक वह फाइल टाइटल बार में किस नाम से शो होती है, बताएंगे आप मुझे, बताएं एक बार, बताएंगे एक बार जल्दी से। तब तक वो फाइल एमएस वर्ड में किस नाम से सेव होती शो होती है, बिल्कुल उसी तरह से एमएस एक्सेल में टाइटल बार में अगर हमने किसी फाइल को सेव नहीं किया है, तो जब तक सेव नहीं किया तब तक उसका नाम क्या रहेगा, बताओ। तो एमएस वर्ड का यदि आपको याद है तो मुझे बताएं। बिल्कुल मयंक का आंसर आया है, बहुत सबसे पहले हार्दिक का आया है, बहुत बढ़िया, है ना। तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। क्या नाम होता है, डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड में। वहीं पर अगर एमएस एक्सेल होता तो बुक 1, तो क्या होता, तो बुक 1 होता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यदि मैंने सबसे पहले एमएस एक्सेल को खोला मान लो, और मैंने
सेव कर दिया, बुक वन के नाम से कोई फाइल सेव कर दी। अब उसी फोल्डर में अगर मैं दोबारा से, अब मैं दोबारा से एक्सेल खोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या आएगा बताओ? तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या आएगा बताओ मुझे जल्दी से। मान लो हमने एमएस वर्ड को खोला सबसे पहले, और जो डॉक्यूमेंट बना रहा था मैंने उसी नाम से सेव कर दिया, मैंने नाम बदला नहीं, फाइल सेव कर दी। अब मैं दोबारा से एमएस वर्ड को खोलूंगा तो क्या नाम आएगा फिर ऊपर बताओ जल्दी से। बताएं, मैंने कंडीशन चेंज कर दी है, थोड़ी सी कंडीशन हमने चेंज की है, बताएं। बहुत अच्छे, अंकिता का आंसर आया इस बार। बुक टू क्या हो जाएगा? यदि हमने बुक वन के नाम से कोई फाइल सेव कर रखी है तो दोबारा में एक्सेल खोलेगा तो बुक टू नाम आएगा, टू के नाम से कर दोगे तो बुक थ्री आएगा, थ्री को भी सेव कर दोगे तो चार आएगा। ठीक है, एक फोल्डर में एक नाम के दो फाइलें तो रह नहीं सकती, तो इसलिए फिर वो सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अगर एमएस वर्ड होता तो डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, इस तरह से। ओके, ग्रिड लाइन क्या होती है? इसका प्रयोग रो और कॉलम की सहायता से सेल्स को अलग करने के लिए किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में अगर किसी फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट बुक वन या वर्क बुक वन के नाम से सेव होती है। ज्यादातर आपको बुक वन ही ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक वन एक्सेल लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, चलो तो यहां तक बात क्लियर है। डॉक्यूमेंट वन नहीं आएगा अगर पहले से कोई फाइल सेव कर दी है, तो डॉक्यूमेंट टू आता है फिर। ठीक है जी, चले इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेल क्या होता है समझो। अभी मैं आपको हालांकि बता चुका हूं। तो एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वो पंक्ति एंड स्तंभ में बनी होती है, यानी कि वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। किससे? वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। और पंक्ति और स्तंभ का विभाजन सेल कहलाता है, यानी कि रो और कॉलम का जहां पर विभाजन होता है, जहां पर डिवाइड होती हैं, वो एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर उनका उनका इंटरसेक्शन होता है, वहीं पर क्या है, उसे सेल कहते हैं। तो पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो एंड कॉलम का प्रतिच्छेदन एक सेल बनाता है। स्प्रेडशीट के ग्रिड में प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को सेल कहते हैं। यानी कि एमएस एक्सेल की जो इस प्रकार की ये ग्रिड होती है, इसके प्रत्येक बॉक्स को क्या कहेंगे? सेल कहते हैं। इसके प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं? एक सेल कहते हैं। ठीक है जी, और आगे समझो। रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहते हैं। खाना यानी कि फूड नहीं है यहाँ पर, खाना यानी कि बॉक्स है। द बॉक्स मेड बाय कटिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसके बाद एमएस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी या मूल इकाई सेल होती है। क्या है? सबसे छोटी या मैं कहूं मूल इकाई कौन सी होती है? तो वो सेल ही होती है। आप देख सकते हैं ये आपके कॉलम है, ये आपकी रो है। तो रो और कॉलम के मिलने से जो ये एक बॉक्स बन रहा है, इसे सेल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे ही सेल कहेंगे। बात क्लियर हुई यहां तक? चलो, सेल पॉइंटर क्या होता है जी? सेल पॉइंटर क्या होता है? चलो, वेरी गुड। सेल पॉइंटर क्या होता है? तो एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा एक सेल को इंगित करता है। यानी कि एमएस एक्सेल में जो कर्सर होता है ना, जिस सेल पर मौजूद है उसे ही हम सेल पॉइंटर कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बात आती है एक्टिव सेल क्या होता है एमएस एक्सेल में। पहले मुझे बता दो यहां तक की बातें समझ में तो आ रही हैं? कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, और जो भी सवाल आप पूछ रहे हो कि रो कितनी होती है, कॉलम कितनी होती है, तो पेशेंस रखो। हो सकता है जो आप पूछ रहे हैं उसे मैं जस्ट थोड़ी देर बाद बताने ही वाला हूं, तो मैं बीच में क्लास को रोक करके आपके सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता, तो पेशेंस रखिए। ठीक है, बाकी मुझे बताइए कि जो भी बातें मैं समझा रहा हूं क्या वो अच्छे से आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, बताओ। ठीक है जी, बताएं जल्दी से। बिल्कुल, बहुत अच्छे। एक्टिव सेल क्या होता है? देखो बहुत सारी सेल हैं, लेकिन जो वर्तमान में
सिलेक्ट की है आपने वही एक्टिव सेल है। यानी कि आप जो भी लिखोगे तो उसी सेल में लिखा जाएगा जो एक्टिव सेल होगी। मान लो आपने बहुत सारी सेल है, आपने किसी एक सेल पर क्लिक किया और वो सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट है कैसे पता चलेगा? उसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर की आउटलाइन से आती है। तो आप जो भी फिर टाइप करोगे या जो भी आप बदलाव करोगे, रंग बदलो, उसकी आउटलाइन बदलो, वो सब उस एक्टिव सेल पर ही काम होगा। ठीक है, चलो। तो एक्टिव सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इस सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। कैसे? तो देखो क्या है एक्टिव सेल। ये हमारा एमएस एक्सेल में, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ी मैं से आउटलाइन दे देता हूं जिससे कि आप सभी को दिखाई देने लगे। एक मिनट रुक जाएंगे। देखो अब दिखाई दे रहा है आप सभी को? आप सभी को छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। अब इन छोटे छोटे बॉक्स में भी क्या है, देखो और दिखाई देगा अच्छे से। अब दिखाई दे रहे हैं? अब दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। तो इन छोटे छोटे बॉक्स में भी, मान लो ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स पर मुझे कुछ स्पेशल काम करना है, तो देखो सिर्फ इसी में बदलाव होंगे। ठीक है, जो भी बदलाव होंगे, अगर जिस सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सिर्फ उसी में आपके बदलाव हो रहे होते हैं। और जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके चारों तरफ ऐसे एक आउटलाइन आती है। इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम एक्टिव सेल यहाँ पर कह रहे होते हैं। यानी कि जो वर्तमान में सिलेक्ट है। देखो अब क्या हम एक बार में ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये इतनी पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली हमने, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो आपका इतना होता है। ठीक है, चलो। इसके बाद चारों ओर बोल्ड आउटलाइन हो जाती है, इससे पता चलता है कि वो एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। यानी कि यदि मान लो मैंने यहां पर BSF HCM लिखा, मान लो मैंने यहां पर BSF HCM लिखा, तो ये जो BSF HCM है वो यहां तो दिखाई दे ही रहा है हमें लिखा हुआ। ध्यान से देखना, यहां तो लिखा है ही है। इसी के साथ एक्टिव सेल में जो कंटेंट होता है वो कंटेंट हमारा हमें इस फॉर्मूला बार में भी शो होता है। यानी कि देखो, जो एक्टिव सेल का कंटेंट था, जो ये BSF HCM लिखा है, क्योंकि ये सेल आपने सिलेक्ट की है तो ये आपको यहां भी दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है ना? ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ एक्टिव सेल का कंटेंट कहां पर दिखाई देगा? तो वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। यही बात लिखी है, एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल अपीयर्स इन द फॉर्मूला बार। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में प्रदर्शित होती है। क्या मतलब है? मान लो मैंने एमएस एक्सेल को बंद किया, मान लो मैंने एमएस एक्सेल को बंद कर दिया और फिर ओपन किया। अब जब मैं एमएस एक्सेल को ओपन कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वह कौन सी सेल है जो एक्टिव सेल होगी, यानी कि जो पहले से ही सिलेक्ट मिलेगी हमें। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जो A1 सेल होती है, A1 सेल होती है, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल होती है। दिखाई दे रही ना आपको जब मैं से जूम कर रहा हूं? तो देखो ग्रीन सी आउटलाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारी A1 जो सेल होती है ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल हमारी होती है। यानी कि जब भी हम अगर किसी और पर क्लिक कर दोगे तो वो एक्टिव हो जाएगी, लेकिन जब एमएस एक्सेल को ओपन करा, चालू करा, तो सबसे पहले कौन सी एक्टिव थी? तो वो A1 सेल एक्टिव थी। अच्छा, A1 सेल का मतलब क्या है? तो जानेंगे कि प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। क्या है? प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे आपका एक एड्रेस है घर का, जैसे मेरा एक एड्रेस है, वैसे ही बहुत सारी सेल है। तो प्रत्येक सेल का अपना एक नाम होता है जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। अब सेल एड्रेस को डिफाइन कैसे करेंगे कि इस सेल का एड्रेस है क्या? तो समझो, किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रो का नाम आता है। यानी कि पहले ए आएगा और फिर मतलब पहले जो कॉलम है वो आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर मतलब रो का नाम आएगा। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहां शो होता है? तो नेम बॉक्स में शो होता है। कहां शो होता है? नेम बॉक्स में शो होता है। जो कॉलम होते हैं वो ABCD में डिफाइन किए जाते हैं, और जो रो होती हैं वो 1 2 3 में होती हैं, 1 2 3 4 में, कुछ इस तरह से।
तो जो हमारा मान लो ये वाली सेल है, कौन सी सेल है, मान लो ये वाली जो सेल है आपकी, ये कौन सी है हो गई, तो ये B2 हो गई। ये सेल का नाम क्या हो गया हमारा, B2 सेल हो गया। ठीक है, तो सेल एड्रेस, किसी भी सेल का सेल एड्रेस लिखते हैं तो हमेशा याद रखना पहले कॉलम का नाम आता है, बाद में रो का नाम आता है। ठीक है, ये और जो भी एक्टिव सेल होगी उसका सेल एड्रेस कहां दिखाई देगा, तो वो हमें नेम बॉक्स में दिखाई देगा। अब बात आती है कि नेम बॉक्स क्या होता है ना। अब एक सवाल उठता है कि नेम बॉक्स क्या है, तो प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है जो हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट की किसी भी सेल पर डायरेक्ट सेल एड्रेस को भर के जा सकते हैं। यानी कि आप यहां पर देख पाएंगे कि जैसे ये A1 सेल है, तो यहां पर बिल्कुल कॉर्नर में एक सेल एड्रेस होता है। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये क्या, तो यहां पर आपको A1 दिखाई दे रहा होगा, सिंटू करिए, यहां पर आपको A1 दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी और सेल पर क्लिक कर दूं, मान लो इस पर क्लिक कर दिया, अब देखते हैं क्या दिखाई देगा। अब मैंने किसी और सेल पर क्लिक कर दिया है, तो आप देखेंगे अब यहां पर B4 दिखाई दे रहा है। क्यों B4 दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब प्रेजेंट में जो एक्टिव सेल है वो B4 है, यानी कि ये वाली। अब ये C3 दिखाई देगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है जिसे जो नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट की किसी भी सेल पर जा सकते हैं। मान लो मुझे जाना है C10000 सेल पर। अब मैं एक एक करके स्क्रॉल करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा। मैं नेम बॉक्स में C10000 टाइप कर दूं, एंटर बटन दबा दूं, मैं डायरेक्ट उस सेल पर पहुंच जाऊंगा। ये भी एक अच्छा काम है इसका। बाकी नेम बॉक्स में बाय डिफॉल्ट A1 सेल एड्रेस फिल होता है, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल ही कौन सी होती है, A1। ठीक है, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बताएं मुझे। चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई आप सभी को। अब हम आते हैं कि रो कैसी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं, तो समझो रो कौन सी होती हैं और कॉलम आपके कौन से होते हैं, इस बात को समझना। पहले मैं आपका थोड़ा सा देखो, अगर हेडिंग की हम बात करें, अगर हम इसकी हेडिंग की बात करें, तो जो ये 1 2 3 4 लिखी है ना, ये तो ये तो रो होती हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट होती हैं। ये पूरी 1 हो गई, ये पूरी 2 हो गई, ये पूरी 3 हो गई, ये पूरी 4 हो गई, ये पूरी 5 हो गई, ये 6 लाइन हो गई पूरी 6, ये 7 नंबर की लाइन हो गई। तो ये तो रो है, और जो ये ABCD से डिनोट किए गए हैं ये कॉलम है। इस तरह से ये पूरी A की लाइन, ये पूरी B की लाइन, ये पूरी C की लाइन, ये पूरी D की लाइन। तो आप देखेंगे कि रो जो होती है हमारी, यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती हो सकती है, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, MS एक्सेल में रो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि लेटी हुई होती है ऐसे, है ना। और इसे हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे कंटिन्यू गिनती चलती है और इस रूप में दिखाते हैं। कॉलम जबकि वर्टिकल होता है, MS एक्सेल में कॉलम वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल यानी कि ऐसे लंबाई में होते हैं, और उन्हें ABCDEFG से लेके जेड के बाद दोबारा AA आ जाएगा, फिर AB आ जाएगा, AC आ जाएगा, इस रूप में लिखा जाता है। तो बात समझ में आई। कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम ABCDEFGHIJ के लिए इस तरह से होते हैं, जबकि जो रो होती हैं वो 1 2 3 4 के रूप में होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 5वीं रो का 7वें स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा, बताओ। पिक्चर वो हेडिंग के रूप में दी गई थी, इससे कंफ्यूज मत होना। ये जो पिक्चर दी गई है ना, ये जो एरो, ये हेडिंग को डिनोट कर रहे हैं बस। अब मुझे बताओ कि 7वें कॉलम 5वें रो का सेल एड्रेस क्या होगा। 7वें कॉलम और 5वीं रो का सेल एड्रेस क्या होगा, 7वें कॉलम 5वीं रो का सेल एड्रेस क्या होगा, बताएं।
सातवां कॉलम, अब सातवां कॉलम कौन सा होगा बताओ? तो क्योंकि कॉलम को हम ए बी सी डी में डिनोट करते हैं, तो सातवें कॉलम का मतलब हो गया 7 नंबर पे आएगा जी, और पांचवी रो का मतलब 5, तो इसका मतलब हो जाएगा G5। मैं आपसे पूछूं 20वीं पंक्ति के 10वें स्तंभ, यानी कि 10वां कॉलम और 20वीं रो क्या होगा? 10वां कॉलम 20वीं रो। अब बताओ 10वां कॉलम 10 नंबर पे क्या आता है एबीसीडी में? जे आता है, और कॉलम को रो कौन सी है? 20वीं, तो J20 आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? फिर J20 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर कौन सा हो जाएगा? J20 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं 28वां कॉलम, 28वां कॉलम और पांचवी रो का सेल एड्रेस क्या होगा बताओ? 28वां कॉलम और पांचवी रो का सेल एड्रेस क्या होगा बताएंगे? 28वां कॉलम पांचवी रो, J20 तक ठीक है, इसका बताओ। 28वां कॉलम और पांचवी रो। अब 28वें कॉलम का नाम क्या होगा? तो बहुत अच्छा आंसर आया, सबसे पहले अमन का आया है। 28वां कॉलम होगा ए बी, और पांचवी रो का 5 रहेगा, यानी कि AB5 हो जाएगा। अब ये ए बी क्यों हुआ? अब ये ए बी क्यों हुआ? देखो काफी सारे बच्चों ने गलती कर दी। E28 भैया 28वां कॉलम है, और कॉलम कभी नंबर में नहीं होता, कॉलम तो ABCD में होता है, और रो नंबर में रहेगी। अब हम ऐसे क्या करें, मान लो देखो 1 से लेके 26 तक, यानी कि ए से लेकर जेड तक तो हम ये यूज कर लेंगे, लेकिन 27वें नंबर पे क्या होगा? तो दोबारा से ए आ जाएगा। 28वें पर क्या होगा? ए बी आ जाएगी। 29 पर क्या होगा? यानी कि ए यहां पर बना रहेगा सी। ऐसे करते करते जब आप 52 पर पहुंचोगे तो आपको ए जेड मिलेगा। अब जब हम 53 पर आएंगे तो क्या होगा? तो बी ए हो जाएगा। 54 पर जाएंगे तो क्या होगा? बी बी हो जाएगा। इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है। जैसे आप लोगों ने मोटरसाइकिलें देखी होंगी बाजार में, तो जो पुराने टाइम पर जब मोटरसाइकिल आती थी तो उनके जैसे स्प्लेंडर निकाल कर लाया कोई, ठीक है, और आपके यहाँ का कोड है UP83, मान लो हमारे यहाँ का है जैसे, ठीक है। तो अब यहां पर पहले क्या होता था कि ए लिखा है और नंबर दे दिया, लेकिन अब 26 मॉडल जब निकाल दिए कंपनी ने, तो उसके पास एक वाली तो सीरीज खत्म ही हो गई। फिर उसने ए निकाला, फिर वो खत्म हो गई। फिर उसने ए बी निकाला, फिर वो खत्म, फिर ए सी, फिर ए डी। फिर जब ए से लेके जेड तक पहुंच जाएंगे, फिर बी से शुरू करेंगे। फिर जब बी जेड तक पहुंच जाएंगे, फिर सी ए से शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो, बात आती है कि टोटल रो और कॉलम कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास का। टोटल एमएस एक्सेल में टोटल कितने क्या होते हैं? एमएस एक्सेल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं? तो समझिएगा कि यहां पर बदलाव हुआ था 2003 में। कब बदलाव हुआ था? 2003 में एक बदलाव देखने के लिए मिला, और वो बदलाव ये था कि 2003 तक एमएस एक्सेल रो एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल 2003 रो की जो संख्या होती थी वो होती थी 65,536। कितनी होती थी? 65,536, ठीक है। और कॉलम की जो संख्या होती थी वो कितनी होती थी? 256। कॉलम की संख्या कितनी होती थी? 256। अगर हम एक एक दो तीन चार करके गिनेंगे तो 256 होती थी, लेकिन वो चलती कैसे थी? ABCDEFGHIJKLMNOPQRZ AAABACAD इस तरह से आगे बढ़ती थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ एमएस एक्सेल 2003 में टोटल रो कितनी थी, तो 65,536 थी, और टोटल कॉलम कितने थे? तो 256 थे। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि बताओ एमएस एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और 365 एमएस एक्सेल, इनमें आपका कौन सी रो और कितनी कॉलम होती थी? या सिर्फ ऐसे पूछ ले एमएस एक्सेल में कितनी रो कितनी कॉलम होती हैं, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो 10,48,576 आपकी रो होती है, और कॉलम होते हैं 16,384। जो 16,384वें नंबर का कॉलम होता है उसका नाम होता है XFD। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है XFD, ठीक है। अच्छा, ये बढ़ाई क्यों गई जी?
तो आप समझो कि पहले जब कंप्यूटर शुरुआती दौर था तो उतना ज्यादा लोग नहीं चलाते थे, उतना ज्यादा इसका यूज नहीं करते थे। लेकिन अभी यूपी पुलिस का गूगल फॉर्म भरवाया, 1,40,000 डेटा आ गया एक्सेल में। लेकिन अगर ये वाला एक्सेल होता तो क्या झेल पाता 1,40,000 डेटा? नहीं झेल पाता, क्योंकि इसमें तो इतने कॉलम है ही नहीं, इतनी रो है ही नहीं। इसलिए फिर इस वाले इसको अपडेट किया गया और 10,48,576 कॉलम वो रो एक में दी गई और 16,384 कॉलम दिए गए। ठीक है, तो मुझे बताएंगे एक बार आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर पूछे एमएस एक्सेल 2003 में टोटल रो तो 65,536, वर्तमान में पूछे तो 10,48,576, कॉलम पूछे 2003 में तो 256, यानी कि उसका जो था वो आईवी नाम हुआ करता था 256वें कॉलम का, और अगर इसमें पूछेगा तो 16,384 और XFD नाम होता है इसका। ठीक है, अब एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार हो गया है, वो से पता है कि इतनी बात भी सब कोई याद करके जाते हैं, तो वो कॉलम को 256 ना दे करके स्क्वायर में पूछता है। कैसे स्क्वायर में पूछता है कि बताओ एमएस, ये कौन सा कलर सिलेक्ट हो गया, रुके, आपसे कहेगा एमएस एक्सेल 2021 में टोटल कॉलम कितने होंगे, टोटल कॉलम। ठीक है, और आपको ऑप्शन कैसे देगा देखना, ऑप्शन देगा आपको 2 की घात 10 ऐसे। अब आप तो मुझसे पढ़ के गए थे कि इस भैया 16,384 होगा, है ना, आप तो मुझसे पूछ के गए थे कि 16,384 होगा, लेकिन ये तो 2 की पावर में दिया है आपको, कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि 2 की पावर देखो क्या होता है, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 हो जाएगा 128, 2 की पावर 8 हो जाएगा 256, 2 की पावर 9 हो जाएगा 512, 2 की पावर 10 हो जाएगा 1024, 2 की पावर 11 होगा 2048, 2 की पावर 12 होगा 4096, 2 की पावर 13 होगा आपका 8,192, 2 की पावर 14 होगा आपका 16,384। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि हम समझ गए कि 16,384, यानी कि 2 की पावर 14 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 2 की पावर। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछूं कब कि बताओ एमएस एक्सेल 2003 में कॉलम कितने हुआ करते थे? 256, और 256 2 की पावर कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तब आंसर 2 की पावर 8 भी हो सकता है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई बताओ, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई या नहीं आई एक बार बताएंगे। उम्मीद करता हूं आ गई होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कॉलम्स रन वर्टिकली और रो रन हॉरिजॉन्टली। अगर आप पहली रो कौन सी होती है? 1 होती है। आखिरी रो कौन सी होती है आपकी? सॉरी, इसे इस तरह से ना पढ़ करके थोड़ा कंफ्यूजन आपको पैदा करेगी, इस लाइन को हम हटा देते हैं। चलो, अगर आप पहले कॉलम पर जाना चाहते हैं, अगर आप पहले कॉलम पर जाना चाहते हैं तो पहला कॉलम कौन सा होता है? ए। अगर आप लास्ट कॉलम पर जाना चाहते हैं तो वो होता है XFD। अगर आप पहली रो पर जाना चाहते हैं तो वो होती है 1, और अगर आप लास्ट रो पर जाना चाहते हैं तो वो होती है 10,48,576। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पहले कॉलम पर जाना है तो आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाओ, आप किसी भी कॉलम पर मौजूद हो पहले पर पहुंच जाओगे, मतलब ए वाले पर। अगर आपको आखिरी कॉलम पर जाना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट दबाओ, आप कहीं पर भी मौजूद हो बिल्कुल दाईं ओर पहुंच जाओगे। ऐसे ही आप किसी भी रो पर मौजूद हो, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ अप एरो दबा देते हैं तो आप पहली रो पर पहुंच जाएंगे, और आप कहीं पर भी मौजूद हैं यदि आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबा देते हैं तो आप पहली कहां पे पहुंच जाएंगे? लास्ट रो पर पहुंच जाएंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपने आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो मुझे टेलीग्राम.ग्रुप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे एमएस एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक शानदार एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।